क्या चीज़? उसके बाद पुराने बच्चों का बैच ख़त्म हो जाएगा जो 1 डेढ़ 2 साल पहले जुड़े थे। मिताली उसका क्या बोल सकते हो आपका स्टैंडर्ड पॉइंट कर सकते हो वहाँ से ले करके। मिताली हाँ जोग्राफी वगैरह कर चुकी है, बोल रही आती नहीं है। हाँ वो जोग्राफी कर चुकी है इसलिए नहीं आ रही होगी। अब सब एक बार पढ़ के ज्ञानी बन जाते, क्या करोगे। ठीक है, तो उन लोग का स्टैंडर्ड खुशबू मतलब ये लोग जो ज्वाइन किए थे ना, खुशबू मिताली, तो उन लोग के 2 टॉपिक बच गए, बाकी लगभग पूरा सिलेबस हो गया है। तो उन लोग ज्वाइन किए थे अगस्त 2024, है ना, अगस्त 2024 के। इन लोग भी तो लगभग वही टाइम पे थे ना, तुम लोग भी, विकासशील और प्रियांशु वगैरह भी। तुम लोग का भी लगभग हो गया टॉपिक, तुम लोग को शाम को कर लिया हो। फिलोसफी सॉरी सोशल इश्यूज और IR वगैरह हो गया तुम लोग का। हाँ, तो इन लोग का भी टॉपिक लगभग है, मतलब 1.5 साल के आसपास। अगस्त में 2 साल होंगे ना, अगस्त के बाद 2 साल होंगे। हाँ तो ठीक है, ठीक है। तो स्पीड ठीक चल रही, मतलब कहने का है स्पीड ज़्यादा बढ़ा दूंगा तो तुम लोग को तकलीफ होगी। लास्ट क्लास है आज, मानसून का पूर्वानुमान देख रहे थे। तो उसमें कल हमने देखा मानसून का पूर्वानुमान जो है उसके लिए कुछ मॉडल्स यूज किए जाते हैं। उन मॉडल्स का नाम देखा था हमने। आज उन्हीं में से कुछ जो भारत IMD के द्वारा कुछ मॉडल्स यूज किए जाते हैं, उनके नाम के साथ यदि कुछ आ जाता है तो क्या लिखना है, थोड़ा सा उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस देख लिए, बन गए, ग्रुप में भेजियो। ठीक है, अनुष्का देख लिए क्वेश्चन? मुंडी लाए ना जोर से आज, इसलिए पूछ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तो जो नहीं बने हैं एक बार भेज दीजिएगा, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। जो भी क्वेश्चन नहीं बनता है तो ग्रुप में जो है स्कैनर से स्कैन करके डाल दिया करो। तो ठीक है, तो मैं टाइम देख करके उसको क्या कर दूंगा, टाइम देख करके उसको बता दूंगा। कहीं पे कोई डाउट होगा तो कोई भी क्वेश्चन, चाहे मेंस का हो चाहे, सभी बच्चे जो भी है ना पढ़ोगे तो चीज़ें आएंगी। और लगता है कि हाँ नहीं बन रहा है तो डाल दिया करो, दूसरे बच्चे भी, कोई ना कोई बच्चा ही जवाब दे देगा, नहीं देगा तो फिर मैं दूंगा। चलिए, कल हमने देखा था एक 16 पैरामीटर यूज करते थे, लेकिन वो पुराना हो गया 1990s में। 2003 के बाद आपका जो है 8 पैरामीटर्स मॉडल यूज किया जाता है मानसून के पूर्वानुमान के लिए। तो उसको थोड़ा सा देखते हैं। ये 2003 से बात से हो रहा है, तो 1990s वाला 16 वाला कोई मायने नहीं रखता, वो प्रिंटेड नोट्स में तुम्हारे दिया हुआ है। तो ये 2003 में स्टार्ट किया गया था, तब से लेकर के 8 पैरामीटर मॉडल्स यूज करते हैं। तो नाम से भी आ सकता है, या कितने पैरामीटर्स यूज किए जाते हैं प्रीलिम्स वगैरह में स्टेटमेंट के रूप में दे सकता है। तो पहले 16 थे, 1990s में कितने किए जाते थे, पहले आपका जो है 16 पैरामीटर्स यूज किए जाते थे, अब कितने किए जा रहे हैं आपका 8। तो ये ध्यान में रखना है, पहला पॉइंट। क्लियर पॉइंट? हेडिंग तो डाल दो कम से कम। रामकथा सुन करके भूल जाओगे, ऐसे कैसे काम चलेगा। कुछ हेडिंग डालो, 8 पैरामीटर्स मॉडल IMD के द्वारा। तो कौन से 8 पैरामीटर है उसका नाम लिख लेना, बाकी चीज़ें क्लियर है। ये 2003 में इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा दीर्घकालिक मानसून पूर्वानुमान की सटीकता बढ़ाने के लिए 8 पैरामीटर मॉडल प्रस्तुत किया गया था। तो IMD के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। क्लियर पॉइंट? उद्देश्य क्या था? डेफिनेटली उद्देश्य ये था कि हम अधिक से अधिक क्या कर सके, मानसून का पूर्वानुमान एक्यूरेसी के साथ कर सके, ज़्यादा अप्रोप्रिएट और एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्शन कर सके। तो मैंने कहा था ना, आज से 20-25 साल पहले जब जाएंगे तो मानसून का पूर्वानुमान इतना एक्यूरेट नहीं हुआ करता था। बोलते थे गर्मी पड़ेगा तो उस दिन बारिश हो जाती थी, और जिस दिन बारिश होने वाली संभावना व्यक्त करता था उस दिन बारिश बिल्कुल नहीं होती थी। तो इस तरीके की चीज़ें हुआ करती थी। तो हम लोग हंसते थे, तो क्यों? क्योंकि हमारे पास उतने आंकड़े नहीं थे, है ना, सुपर कंप्यूटर्स नहीं थे, सैटेलाइट्स के थ्रू आंकड़े जो मिलते हैं आज के डेटा मिलता है वो नहीं होता था आपका जो।
तो समय के साथ फिर चेंज हुआ और ये नए मॉडल्स, अब एआई का ज़माना आ गया तो और ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ेगी, क्योंकि एआई के थ्रू डेटा प्रोसेसिंग और डेटा एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छे से मिल पाएगी आपके जो। तो ऑल इंडिया समर मानसून वर्षा का अधिक स्थिर, विश्वसनीय और सटीक पूर्वानुमान प्रदान करना। उद्देश्य सीधी सी बात है आपका जो है मोर स्टेबल, रिलायबल एंड एक्यूरेट फोरकास्ट फॉर ऑल इंडिया समर मानसून, ये हमारा इसका उद्देश्य था। इसकी विशेषताएं क्या है? पूर्वानुमान कारकों की संख्या घटाकर 16 से 8 की गई। पहले कितने यूज करते थे हम लोग? 1990s में 16, हाँ क्या हुआ, 16 यूज करते थे। अब डिक्रीज करके कितनी कर दी गई आपका जो है 8। भौतिक रूप से महत्वपूर्ण कारकों पर ही ध्यान दिया गया। फिजिकली जो ज़्यादा है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, सी सरफेस टेम्परेचर है, एटमॉस्फेरिक चीज़ें हैं, उसको एटमॉस्फेरिक इसमें भी कवर नहीं किया गया अभी, ये सरफेस पे ही फोकस्ड है अभी। इसकी जो कमी देखेंगे ये एटमॉस्फेरिक जो जेट स्ट्रीम वगैरह को इसमें कंसिडर नहीं किया गया है, तो इसकी एक कमी है, ड्रॉबैक्स में देखेंगे लास्ट में। और बेहतर सांख्यिकी स्थिरता, स्टैटिस्टिकल स्टेबिलिटी, तो ये इसकी विशेषताएं हो गई। अब आपको 8 प्रमुख कारक कौन से है वो थोड़ा सा ध्यान में रखना है, तो 8 कारकों का नाम लिख लो कम से कम। तो सबसे पहला सी सरफेस टेम्परेचर, ये कल भी देखा था हमने कि सी सरफेस टेम्परेचर का रोल होता है इंडियन ओशन का सी सरफेस का टेम्परेचर और पैसिफिक ओशन, इवन अटलांटिक ओशन का भी। मैंने कहा ना कि आज की डेट में तीनों, हिंद महासागर तो है ही है, पैसिफिक भी है, अटलांटिक ओशन में भी जो वाटर सर्कुलेशन होता है उसका भी मानसून पर प्रभाव देखा गया है। तो तीनों सरफेस आएंगे इसमें, समुद्री सतह में देखेंगे तो इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन, खास करके नॉर्थ अटलांटिक ओशन को कंसिडर किया जाता है, साउथ का नहीं है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन का इम्पैक्ट देखा गया है। फिर इंडियन ओशन के जानते ही आईओडी थ्योरी पढ़ाई था, एल नीनो ला नीना समझ ही गए होंगे, एनसो है कि नहीं, अब ये सब तो वर्ड्स परिचित हो गए होंगे। चलूँ आगे, हो गया, तीनों लिख लिए। हिस्ट्री का नोट्स 1-2 दिन में मिल जाएगा, फिर बाकी नोट्स वाला काम तुम लोग का हो जाएगा। फिर सोशल इश्यूज़ का मिलेगा और सोशल इश्यूज़ की क्लास स्टार्ट करूँगा। चलूँ आगे। एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स है ना, पहला कौन सा था आपका जो है ओशनिक, महासागरी कारक थे, महासागर से संबंधित फैक्टर्स थे आपके जो है। सेकंड एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेयर से रिलेटेड आपका जो फैक्टर्स हो गए, इसमें ओशिन, समुद्री सतह स्तर पर दबाव है ना, प्रेशर हो गया तो इसलिए एटमॉस्फेरिक लिया हुआ है। अपर एटमॉस्फेरिक नहीं लिया, जेट स्ट्रीम इसमें नहीं आएगा, आगे देखेंगे। अच्छा लिया तो है जोनल वाला, लिया हुआ क्षोभमंडलीय, ऊपरी वायुमंडलीय पवन, जोनल पवन, ये भी आपका जेट स्ट्रीम वाला कॉन्सेप्ट है। ये वाला अपर क्षोभमंडलीय आ गया ना आपका जो है, तो जेट स्ट्रीम भी इसमें कंसिडर कर ही लिया इसने। क्षोभमंडलीय ऊपरी वायुमंडलीय पवन का मतलब क्या हुआ, ये आपका जेट स्ट्रीम की बात कर रहा है, तो जेट स्ट्रीम भी कंसिडर किया हुआ इसमें भी। पहले इसके पहले वाले जो थे उसमें जो हमने सांख्यिकी पूरी कंप्लीटली सांख्यिकी देखा था उसमें नहीं था, ये बाद में कवर किया है। चले आगे। एटमॉस्फेरिक हो गए, फिर लैंड बेस्ड स्थलीय कारक हो गए आपके, यूरेशियाई हिम आवरण कल भी देखा था, और इसके साथ साथ अब इसमें हिमालय का भी देख रहे हैं हम लोग। कितने हो गए, 6 या 7? 8 पैरामीटर्स कौन कौन से, कितने पैरामीटर्स हो गए? 7, एक और होगा फिर, ये तो वही आ गया फिर से, 8 भाग आ गया फिर। 8 पैरामीटर्स में क्या छूट गया? ठीक है, ये हो गए हमारे 3, सी सरफेस टेम्परेचर, इक्वेटोरियल पैसिफिक वाला रीजन हो गया आपका जो है, सी सरफेस टेम्परेचर इंडियन ओशन वाला हो गया, एल नीनो ला नीना हो गया आपका, 3 ये हो गए, 2 ये हो गए आपके जो लैंड स्नो कवर हो गया, 3 2 5 2 7। एक आपका टेम्परेचर लेते हैं आपका, ये तो आपके सेम है ना, सी में इसी को दोनों क्यों दीजिए सेम से, एक लैंड बेस्ड
ठीक है। एक टेम्परेचर वाला पैरामीटर है आपका जो है लैंड टेम्परेचर को मेजर करते हैं, आपका जो है किसको करते हैं, आपका जो है लैंड टेम्परेचर को भी ध्यान में रखा जाता है। तो ये 8वां पैरामीटर हो जाएगा आपका जो स्थलीय भागों में कितना टेम्परेचर है, लैंड टेम्परेचर को भी मेजर किया जाता है। लैंड बेस्ड पैरामीटर में ही उसको भी डाल दीजिएगा आइस के साथ साथ, तभी तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा ना भाई, कहाँ से कितना प्रेशर डिफरेंस है उसको भी ध्यान में रखा जाता है। आया समझ में? तो ये 8 पैरामीटर्स यूज किए जाते हैं। पहले भी लगभग यही थे, 16 पैरामीटर्स भी लगभग इन्हीं चीज़ों का था, उसी को थोड़ा सा और कंसाइज कर दिया गया है, तो 8 बना दिए थे। 16 को मिला के 8 बना दिया गया। कार्य कैसे करता है यह मॉडल? बहु रिग्रेशन विश्लेषण, आपके जो मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस। फिर से रिग्रेशन एनालिसिस का मतलब पीछे जाकर का मतलब क्या हुआ नहीं, ये स्टैटिस्टिकल मेथड है एक आपका। रिग्रेशन एनालिसिस क्या है? एक आपका सांख्यिकी विधि है, रिग्रेशन मेथड है। तो इसमें हम पिछले अनुभव के आधार पर, पिछले आपके विश्लेषण के आधार पर भविष्य का क्या करते हैं, पूर्वानुमान करते हैं। तो उसको ही कहा जाता है आपका जो है रिग्रेशन एनालिसिस कहा जाता है। तो पुराने जैसे पिछले 2-4-5 सालों की स्थिति क्या रही, जैसे आप लोग पेपर का अनुमान कैसे लगाते हो कि यूपीएससी में आने वाला पेपर कैसे होगा, उसके लिए पीवाईक्यूज आप लोग क्या करते हो, पीवाईक्यूज एनालिसिस करते हो। तो वो क्या हो गया, रिग्रेशन मॉडल हो गया। हम पिछले पेपर को देख करके पिछले सिलेबस के एनालिसिस और पेपर के एनालिसिस के आधार पर आने वाले क्वेश्चंस का क्या कर पा रहे हैं, अनुमान लगा पा रहे। आई ना बात समझ में? तो ये रिग्रेशन मॉडल हो गया। तो इसी प्रकार यहाँ पे सेम कि मानसून के पिछले 10 सालों में, पिछले 20 सालों में, 30 सालों में, जनरली मैंने कहा WMO कितने साल का लेता है, 31 ईयर्स का एवरेज लेता है WMO। मैंने इंडियन की बात नहीं कर रहा हूँ, WMO मतलब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म के लिए देखेगा तो कितने ईयर्स का एवरेज लेता है, 31 ईयर्स का एवरेज लेता है। तो इस तरीके से हम पिछले अनुभव के आधार पर, पिछले जो मानसून की स्थिति होती है उसके आधार पर फिर क्या करते हैं, पूर्वानुमान कारकों और मानसून वर्षा के बीच संबंध स्थापित करते हैं। ये अल नीनो जैसे देखेंगे तो अल नीनो ये कैसे बोलते हैं कि अगले 5 से 10 सालों में आता है, या वर्तमान में 5 से 7 सालों में ही अल नीनो आ जाता है। एक ऐसा अनुमान लगाया गया होगा पिछले अध्ययन के आधार पे कि पिछले 5, 10, 15 सालों तक देखा गया होगा कि अल नीनो जो 5 से 7 साल में आ जा रहा है। यानी पहले जैसे था एल नीनो के बारे में, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले पीछे जाएंगे तो एल नीनो 5 से 10 सालों में आता था, मतलब मिनिमम 5 ईयर्स और आपका 10 ईयर्स के इंटरवल में आता था। लेकिन अब कहा जाता है ये 2 से 5 सालों में 2 to 5 इंटरवल में आ जाता है। तो इंटरवल क्या हो गया, एल नीनो का जो फ्रीक्वेंसी वह आपकी जो बढ़ गई, जल्दी जल्दी आने लगा। तो ये किस आधार पर अनुमान लगाया गया कि पिछले 5-10 सालों का विश्लेषण किया गया होगा कि पिछले 5-10 सालों में देखा जा रहा है कि इसके पहले 5-10-15 साल पहले देखते थे कि 5 से 10 सालों में आता था, अब कितने सालों में आ रहा है आपका जो है 2 से 5 सालों में एल नीनो का नाम आपको दिखने में, जिस बार भी संभावना व्यक्त की गई है कि एल नीनो का प्रभाव रहेगा 65% तक मानसून पर, इसका वर्षा की कमी हो सकती है, इस टाइप से अनुमान लगाया गया। राइट, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना है। तो प्रत्येक कारक उसके ऐतिहासिक प्रभाव के आधार पर भार, उसके बाद फिर वेटेज दिया जाता है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग फैक्टर्स के आधार पे किस फैक्टर का कितना रोल है, उसके अकॉर्डिंग हिस्टोरिकल इम्पैक्ट को ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं, वेटेज देते हैं कि किसका कितना रोल हो सकता है ना। वेटेड मीन निकाला जाता है आपका स्टैटिस्टिकल मेथड से आपकी सब, और अंतिम पूर्वानुमान को दीर्घकालिक औसत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। और जो लास्ट होगा क्या होगा आपका जो है फाइनल फोरकास्ट इज एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज, कि पिछले 15, 20, 25 सालों में एवरेज कितना रहा उसका परसेंटेज निकालेंगे और उसके बेस पर फिर अनुमान लगाएंगे कि आने वाला मानसून भी इस साल कैसे हो सकता है। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से मैंने कहा ये क्वेश्चन एक आधी बार पूछा होगा लेकिन आने वाले एग्जाम्स में पूछेगा, है ना। मेरे ख्याल से ऑप्शनल में पूछा है, जीएस में शायद नहीं पूछा है। पूछा है क्या जीएस में मानसून के पूर्वानुमान के मॉडल वगैरह करके? ऑप्शनल में एक बार पूछा हुआ है, लेकिन जीएस में भी पूछ सकता है कि किस तरीके से मानसून का पूर्वानुमान किया जाता है। आया बस समझ में यहाँ तक? तो इस तरीके से ये रिग्रेशन मॉडल को यूज करके प्रेडिक्शन करता है। तो 8 कारक का नाम लिख दोगे उतने से आपका काम हो जाएगा। तो ये एडवांटेज क्या है कि 16 की तुलना में थोड़ा सा कम हो गए, 8 कारक हो गए, कारकों को कम पुनरावृत्ति, रिपीटेशंस कम हो गया। पहले 16 में क्या था कि वही फैक्टर्स ज़्यादा थे,
फिर टेलीकम्युनिकेशन का बेहतर समावेश। टेली कनेक्शन का मतलब है कि छोटी छोटी चीज़ों को क्या किया गया, इंटरलिंक किया गया वर्षा मानसूनी वर्षा के साथ। टेली कनेक्शन है ना, को क्या, टेली कनेक्शन का मतलब क्या हुआ, टेलीफोन का मतलब क्या हुआ, टेलीफोन वर्ड यूज करते हैं ना हम लोग, तो टेलीफोन वर्ड कहाँ से आया, टेली मतलब दूर, दूर से जो फोनिक बातें होती, फ़ोन मतलब आपका आवाज़ सुन सकते हैं, तो टेली कनेक्शन का मतलब मानसून से रिलेटेड जितनी भी दूर की चीज़ें उनको भी यहाँ पे क्या कर पा रहे हैं हम लोग, जोड़ पा रहे हैं, तो उसके कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज किया गया है। तो इस तरीके से लाभ हो गया। सीमाएं क्या है, अब भी सांख्यिकी संबंधों पर आधारित है, स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं। अचानक वायुमंडलीय परिवर्तनों को नहीं पकड़ सकता, मतलब वायुमंडल में अचानक से चेंजेस होते रहते हैं, तो अभी भी कहीं ना कहीं एक्यूरेसी, क्योंकि वो तो हमारे हाथ में नहीं, भगवान नेचर के हाथ में। अब एल नीनो हमने अनुमान तो लगा लिया 5 से 10 सालों में आएगा, लेकिन उसकी मर्जी है ना, कोई ज़रूरी थोड़ी है, क्योंकि नेचुरल फिनोमिना है। अब बोले कि भूकंप नहीं आएगा या भूकंप आ जाने वाला है, पूर्वानुमान कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो प्राकृतिक घटनाओं का पूर्वानुमान इतना आसान नहीं होता है, तो कुछ आपका जो संशय बना ही रहेगा। चरम घटनाओं जैसे प्रबल एल नीनो के दौरान प्रदर्शन प्रभावित होता है, तो ये सब कुछ है जो अनएक्सपेक्टेड रहती है, उसके कारण से अभी भी मानसून कभी कभी जो पूर्वानुमान होता है वो हो सकता है कि गलत हो जाता है, क्योंकि ये सब अनएक्सपेक्टेड नेचुरल फिनोमिना जो पूर्वानुमान हो रहा है वो तो हम लोग पिछले एनालिसिस के आधार पर हो रहा है ना। जैसे आप लोग पेपर एनालिसिस करके गए, अभी भी एग्ज़ाम देते होंगे कॉलेज में, तो क्या करते हो, पिछले 2-4-5 साल का पेपर देखते हो और उसमें से कुछ गेस्ट पेपर निकालते हो, क्वेश्चंस निकालते हो, और कभी फंस सकते कभी नहीं भी फंसता है, अनुमानित तो है। तो इसी प्रकार यूपीएससी का पेपर भी कभी कभी अचानक से ट्रेंड चेंज कर देता है, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर देता है ना। अभी पिछले 2 सालों में अजीब सा वो क्वेश्चन देता है कि पहले होता था कि 3-4 ऑप्शन जो होते थे उसमें से 1-2 सही हैं, 2-3 सही हैं, ऐसे बोलते थे। अब लगता है कि 4 चीज़ें दिया हुआ है, उसमें 3, अब उसमें केवल 3 सही है नहीं, 3 क्या लिखा रहता है आपका, जो 4 में से 3 कथन सही है, इस तरीके से दे दिया। अब 4 में से 3 कौन से है वो आपको फाइंड आउट करना है, 2 कथन सही है, 1 कथन सही है, निकालना है। तो जो ऑप्शंस देते हैं वो आज की डेट में 2-3 सालों से क्या कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया और ज़्यादा कठिन कर दिया। अब आपको चारों ऑप्शन पता होंगे तब जा करके उसका आंसर, पहले क्या होता था कि थोड़ा सा तुक्का मार लेते थे, एलिमिनेशन प्रोसेस लगा लेते थे, है ना। पहले क्या करते थे हम लोग, एलिमिनेशन प्रोसेस लगा लेते थे, 1 2 3 4 4 ऑप्शन है, इसमें से 2 ऑप्शन आपको नहीं पता है, मान लेते 2 ऑप्शन पता है कि ये गलत है, ये भी गलत है, फिर ऑप्शन देखते थे, अच्छा 1 और 3 नहीं दिया है, 2 और 4 वाला ऑप्शन निकालिए, आंसर हो गया, निकल गया आपका। जो 2-4 के बारे में भले कुछ भी ना पता हो तुम्हें, लेकिन 2 पता है तो 2 का आंसर निकाल लेते थे। लेकिन अब उसको भी हटा दिया, अब उसने दिया कि इनमें से केवल 2 सही हैं, केवल 3 सही हैं, केवल 4 सही हैं। तो आपको चारों ऑप्शंस अच्छे से पता होंगे एक्यूरेसी के साथ, तभी जाकर उसका आंसर निकाल पाओगे। तो इस तरीके से तो प्रेडिक्शन में, पूर्वानुमान में हमेशा संभावना रहेगी। कंक्लूजन वही है, 8 पैरामीटर ने आईएमडी के सांख्यिकी पूर्वानुमान की क्षमता को, दक्षता को बढ़ाया है। धीरे धीरे गतिशील युग्मित मॉडलों द्वारा पूरा किया गया, सप्लीमेंट्री मतलब अन्य मॉडल का यूज भी धीरे धीरे। तो नेक्स्ट गतिशील मॉडल है हमारा जो, ये सब मैंने कहा कि आने वाले एग्जाम्स में पूछ सकता है, प्रीलिम्स वगैरह में भी, क्योंकि मैंने कहा आज की डेट में एआई के कारण से पेपर बनाने वाले के पास भी इंफॉर्मेशन, अब ये इंडिया के यूपीएससी के लिए कोई भी बुक्स लिखा गया होगा, किसी बुक्स में सब नहीं मिलेगा, आ रही बस समझ में, इवन किसी के नोट्स में भी नहीं मिलेंगे, राइट। वो तो हम अनुमान लगा लेते कि अब आने वाले पढ़ते रहते, ज़्यादा से चीज़ें मिलती तो उसको बता दे रहा हूँ, पढ़ लें। आपको भी नोट्स देखेंगे किसी भी इंडिया के किसी भी कोचिंग का, देख लो, कोई बुक्स उठा के देख लो, चाहे कोई भी बुक चलती हो, आपका महेश बंदवाल से लेके 2-4-10 बुक तो जानते होंगे तुम लोग, ठीक है। वो किसी में आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी, पूर्वानुमान वगैरह के बारे में। बस बेसिक मानसून जितना मैंने डाला है अपने नोट्स में उतना भी पूरा नहीं मिलेगा किसी भी नोट्स में, किसी भी बुक्स में, है ना। आप उठा के देख सकते हो यदि आपके पास कोई पीडीएफ या किसी और का भी नोट्स होगा तो एनीवे, तो डायनामिक मॉडल्स ऑफ मानसून, तो ये भी आईएमडी के द्वारा ही आगे देखेंगे। आईएमडी के द्वारा कुछ मॉडल्स डायनामिक यूज किया गया है, कई और लोगों ने भी किया है, तो ये भी एक अलग से आ सकता है। शायद ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है मेरे ख्याल से किसी एग्जाम में, हो सकता है ऑप्शनल में दिया हो, कि डायनामिक मॉडल्स ऑफ मानसून फॉर प्रेडिक्शन, है ना, मानसून के पूर्वानुमान के लिए गतिशील मॉडल क्या है, इस टाइप से कई क्वेश्चन मेरे ख्याल से दिमाग में मेरे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं पूछा होगा। तो डायनामिक का मतलब, अभी वाले पुराने वाले क्या थे, स्टैटिक थे, मतलब जो डेटा है
उनको कलेक्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग निकाल। डायनामिक मतलब समय के साथ चेंज भी होते रहते हैं, संबंध को देखा जाता है कि कैसे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो इसलिए इसको डायनामिक कहा गया है। गतिशील आधुनिक मौसम पूर्वानुमान मॉडल है जो वायुमंडल और महासागर को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों पर आधारित है ना, जैसे थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं हम लोग, उष्मागतिकी है ना, थर्मोडायनामिक्स। तो डायनामिक्स वर्ड आ गया आपका, जो आपका हाइड्रोडायनामिक्स है आपका, है ना। तो इस तरीके से तो जो चीज़ें फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसको लिया गया, आगे देखेंगे। और गणितीय समीकरणों और सुपर कंप्यूटर की सहायता से कई सारे मैथमेटिकल फार्मूला का यूज किया गया, इक्वेशंस का यूज किया जाता है, और सुपर कंप्यूटर की सहायता से मानसून के व्यवहार का अनुकरण करते हैं। तो नई नई टेक्नोलॉजी है, तो हमें सिर्फ थोड़ा सा अनुमान लगाना है, आपको ज्योग्राफर जाके पूर्वानुमान नहीं करना है। तो कौन कौन से आपके डायनामिक इंडेक्स है उसको देखिए। तो ये द्रव गति की मैंने कहा ना, आपका फ्लूइड डायनामिक्स और थर्मोडायनामिक्स का यूज करते हैं। उष्मा गति की समझते हो क्या होता है? फिजिक्स वाला कौन बताएगा थर्मोडायनामिक्स का मतलब? उष्मा गति के दो नियम तो जानते ही होंगे, क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दिस इज द फर्स्ट थर्मोडायनामिक्स लॉ ऑफ। क्लियर है? सेकंड क्या है? सेकंड आप फिजिक्स में जाएंगे तो एंट्रोपी वर्ड यूज किया होगा, लेकिन कॉमन में हमने कहा था कि जब भी कोई कार्य होता है तो एनर्जी क्या होती है? लॉस होती है, या एनर्जी लॉस हो रही है मतलब कोई ना कोई कार्य अवश्य हो रहा है ना। जैसे बैठे बैठे भी तुम लोग को भूख लग जाएगी, लग रही है, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ कार्य तो हो रहा है। बैठे हो तो भी कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है, तो क्या कार्य हो रहा है बैठे बैठे तुम लोग का? है ना, मेटाबॉलिज्म तो हो ही रहा है, आपका बॉडी फंक्शनिंग कर ही रही है, दिमाग चल ही रहा है, तो हर सिस्टम चल रहा है, उसके लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? पैर हिला रही है तो पैर हिलाने के लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? समझ गए ना भाई? तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी? जो आपके बॉडी में खाया पिया है उसी से कंज्यूम हो रही है। तो एक समय बाद रात को सोते हैं, मिनिमम एक्टिविटीज़ होती है हमारी बॉडी की, उसके बाद भी सुबह उठने के बाद भूख लग जाती है, क्योंकि श्वसन क्रिया तो रात में भी चलते रहती है, और श्वसन क्रिया नहीं चलेगी रात में तो फिर सुबह जो है राम नाम सत्य निकालना पड़ेगा। तो इसलिए रात को भी सो भी सुबह उठेंगे तो भूख और ज़्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि हम लोग 8-9 बजे खाना खाते हैं और सुबह 8-9 बजे तक 12 घंटे हो चुके होते हैं, इसलिए सुबह का नाश्ता हेवी करना चाहिए कहा जाता है, लंच थोड़ा उससे कम और डिनर उससे कम करना चाहिए, है ना। लेकिन इस रूल को फॉलो नहीं करते। अच्छा रूल है, उससे क्या है, आप फैट नहीं बढ़ेगा बॉडी में, मोटापा नहीं बढ़ेगा, लेकिन हम क्या सुबह नाश्ते स्किप कर देंगे, लंच भर के टाइम मिला तो खाएंगे, तो वो भी नहीं खाएंगे, काम में इतने व्यस्त है, और रात में डिनर फिर फुर्सत से घर में बैठ कर के दबा के खाओगे तो उससे क्या होगा? रात में एनर्जी का कंजम्पशन उतना नहीं है, तो फैट के रूप में आपके बॉडी में जमा होने लगता है। ये होता है ना भाई, इसलिए रात को खाना कम खाना चाहिए। चलिए, तो ये कुछ अब ये आपके याद रखने पड़ेंगे, कुछ उष्मा गति के और द्रव गति के कुछ समीकरण यूज किए जाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब के होंगे आपके। नॉवियर स्टोक्स समीकरण द्रव गति के बारे में होगा कोई, तो हम इसके डिटेल में नहीं जा रहे, बस नाम याद कर लेना। सातत्य समीकरण, है ना, कंटिन्यूटी इक्वेशन द्रव्यमान संरक्षण के कंटेक्स्ट में है, मास कंजर्वेशन के कंटेक्स्ट में आपका एनर्जी इक्वेशन, उष्मा संतुलन को बनाए रखने के लिए कैसे क्या उष्मा का, ये अब ये सब किस में हो रहा है? आपका एटमॉस्फेयर और वाटर के बीच में है कि नहीं। मानसून का मतलब ही है एटमॉस्फेयर और ओशनिक, तो उनके बीच में किस तरीके से हीट एक्सचेंज हो रहा है, उससे लो प्रेशर, सीधी सी बात, इन सब का सीधा संबंध किससे पड़ेगा? आपका लो प्रेशर हाई प्रेशर पे पड़ेगा। इनका डायरेक्टली संबंध किससे है? तो लो प्रेशर हाई प्रेशर, उसी से मानसून आपका क्या होता है? हवाएं चलती है। स्थिति समीकरण दाब तापमान संबंध, ये तो हम लोग जानते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन होता है ना, उल्टा संबंध होता है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। तो इन सब को मेज़र किया जाता है और इन इक्वेशंस के थ्रू जो है एनालिसिस किया जाता है, सुपर कंप्यूटर का यूज करके एनालिसिस किया जाता है। तो कभी आ जाए डायनामिक मॉडल क्या है, तो ये जितना दे दिया है उतना ही थोड़ा सा याद रखना है। फंक्शनिंग कैसे करता है, तो ये भी फिर से वही चीज़ें आएंगी, पूरा का पूरा लगभग आपका वायुमंडल महासागर को 3 आयामी ग्रिड में विभाजित करता है ना। 3 का मतलब हो गया स्थल, जल और लैंड, एयर और
3 डायमेंशन देखते हैं आपके जो इनिशियल कंडीशन टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड फेड इनटू द मॉडल्स। प्रारंभिक स्थितियां तापमान, दाब, पवन, आर्द्रता, इनका ही संबंध मैंने कहा ना, हाई प्रेशर लो प्रेशर का मेन संबंध किससे, टेम्परेचर से। उसके बाद थोड़ा बहुत ह्यूमिडिटी इंपैक्ट करेगी वर्षा के लिए, तो इन सबको ध्यान दिया जाता है। मॉडल संख्यात्मक विधियों द्वारा भविष्य की स्थिति का चरण दर चरण अनुकरण करता है। अनुकरण का मतलब होता है आपका जो है अनुसरण करता है, फॉलो करता है। आउटपुट में वर्षा, पवन पैटर्न और मानसूनी परिसंचरण प्रणाली शामिल है। तो फिर से वही आउटपुट जो निकलेगा कैसी वर्षा होगी, आपका विंड पैटर्न क्या होगा, और मानसूनी परिसंचरण का मतलब हवाएं कमज़ोर होंगी या मजबूत होंगी। मानसूनी परिसंचरण का मतलब बताया था ना, साउथ ईस्ट मानसून, और एक आपका क्या होता है नॉर्थ ईस्ट। समर में साउथ ईस्ट मानसून हो गया और विंटर में आपका क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट मानसून हो गया। तो उसी पवन पैटर्न के बारे में, विंड पैटर्न के बारे में क्या होता है आपका जो है ये सब अनुमान लगाता है। तो इस तरीके से इन सब चीज़ों को ध्यान में रखता है यह मॉडल। इसके कई सारे प्रकार है गतिशील मॉडल के प्रकार में। एक है वायुमंडलीय सामान्य परिसंचरण मॉडल, है ना, आपका नाम बस दे देना है। केवल वायुमंडल प्रक्रियाओं का अनुकरण करता है। स्टिमुलेट ओनली एटमॉस्फेरिक प्रोसेस, केवल एटमॉस्फेरिक प्रोसेस को ही यह क्या करता है, ध्यान रखता है। तो ये भी अच्छा नहीं कहा जाएगा क्योंकि ओशनिक सरफेस का ध्यान नहीं रख रहे। तो शुरुआती मॉडल था, इस कारण से वायुमंडल को ही लेके चल रहा है। इसकी लिमिटेशंस क्या हो गई, महासागर के प्रभाव को शामिल नहीं कर रहा है। तो बाद में देखा गया कि महासागरों का प्रभाव भी पड़ता है, तो नए मॉडल आ गए। तो ये मॉडल आ गया आपका युग्मित महासागर वायुमंडल मॉडल, दोनों को लिया गया, एटमॉस्फेयर और ओशियंस दोनों को लिया गया। आई ना बस समझ में। तो इस तरीके से इन दोनों को लेकर के पूर्वानुमान किया गया। तो ये ज़्यादा बेटर हो गया आपका जो कि ओशनिक सरफेस के टेम्परेचर और अन्य चीज़ों का इम्पैक्ट भी एटमॉस्फेयर पे पड़ता है, लो प्रेशर हाई प्रेशर पे पड़ता है कि नहीं। एल नीनो ला नीना के कारण से लो प्रेशर हाई प्रेशर क्या होता है, चेंज होता है। आईओडी के कारण चेंज होता है। और फिर से मैंने कहा अटलांटिक ओशियंस के टेम्परेचर का इम्पैक्ट भी जो है मानसून पर आपका वर्तमान में देखा जा रहा है। ये नए नए अध्ययन भी आ रहे हैं हमारे पास। फिर एक है क्षेत्रीय जलवायु मॉडल कि अलग अलग क्षेत्र के जलवायु का भी मानसून पे क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे अब यूरेशिया में बर्फबारी हो रही है, अब उसका भी संबंध कहाँ पर है, इधर के मानसून पर है कि नहीं। क्षेत्रीय मतलब रीजनल, रीजनल कहाँ हो रहा है, साइबेरिया। तो साइबेरिया तो है कहाँ पर, रसिया में। और मानसून का क्षेत्र कौन सा है हमारा, ये वाला है, पूरा का पूरा ये वाला मानसून का वर्ल्ड का क्षेत्र है कि नहीं। 10 से 30 के बीच में मानसून का क्षेत्र है। और ये पूरा का पूरा 45 से 65 के बीच में ये आपका पूरा यूरेशिया है। अब यहाँ पे कितना स्नोफॉल हो रहा है, उसका इम्पैक्ट भी किस पे पड़ता है, मानसून पे पड़ता है। तो ये रीजनल क्लाइमेटिक मॉडल एक अलग से आया कि उसका भी इम्पैक्ट देखना पड़ेगा आपको जो। तो कोई भी एक मॉडल अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, फिर बाद में लास्ट में सबको मिला देते हैं हम लोग, तो एक पूरा का पूरा कंप्लीट मॉडल बन जाता है। ये उच्च रिजोल्यूशन क्षेत्रीय पूर्वानुमान प्रदान करते हैं कि क्षेत्र के संदर्भ में। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है इन सब का यूज करके। तो फिर से मैंने कहा ये वाला भारत के संदर्भ में कौन सा यूज होता है, IMD वाला हमेशा याद रखना है। तो IMD का गतिशील मॉडल फिर से देखेंगे अभी। इसके अलावा NCEP मॉडल है आपका, नेशनल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्रेडिक्शन। और फिर ये यूरोप का है, तो यूरोप का तो नहीं देखेंगे हम लोग। और मानसून मिशन, ये भारत सरकार के द्वारा मानसून मिशन चलाया जा रहा है मानसून के अध्ययन के लिए, मानसून के पूर्वानुमान के लिए। तो ये भी क्वेश्चन कई जगह शायद पूछा होगा या आ सकता है कि मानसून मिशन का मतलब क्या है। तो मानसून मिशन का मतलब ये है कि मानसून को अधिक से अधिक एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्ट करने के लिए भारत सरकार के द्वारा भारत देश में जो चलाया जा रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मानसून मिशन कहते हैं। तो इसके अंतर्गत एक नया मॉडल डेवलप किया गया है जिसका नाम है आपका CFS, कपल्ड फोरकास्ट सिस्टम। तो इसको भी लिया है मैंने। तो ये दो मॉडल अलग से देखेंगे अभी, जो IMD के द्वारा यूज किया जा रहा है। तो इसकी भी लिमिटेशंस है, फिर इसी को ख़त्म करने के लिए, उसको लिमिटेशंस को दूर करने के लिए ये वाला मॉडल आ गया, CFS मॉडल आ गया। तो ये भी थोड़ा सा देखेंगे, चीज़ें वही है, बस आपके 1-2 पॉइंट्स कम ज़्यादा हुए हैं। तो उन्हीं को फिर इसके बाद फिर कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। सामने वाला कितना भी सोचेगा तो सोच के नहीं बना पाएगा। तो ये डायनामिक मॉडल्स के फायदे क्या है, भौतिक नियमों पर आधारित है, अधिक वैज्ञानिक है। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब है ताप, दाब, आर्द्रता, ये सब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, चाहे ओशियंस का हो चाहे एटमॉस्फेयर का हो, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या आता है, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं। आई ना बस समझ में, चाहे एटमॉस्फेयर का हो चाहे ओशियंस का हो। उसके बाद वायुमंडलीय गतिशील परिवर्तनों को पकड़ता है। एटमॉस्फेरिक भी जो चेंज हो रहा है उसको भी क्या कर रहा है, वह कैप्चर कर रहा है, ट्रैप कर रहा है।
फिर लघु मध्यम दीर्घ अवधि पूर्वानुमान के लिए उपयुक्त है। हमने कल देखा था पूर्वानुमान भी 2-3 प्रकार के होते हैं। एक लघु अवधि में 1 से 7 दिन का लेते हैं, मध्यम अवधि में आपका जो है 4 सप्ताह का लेते हैं, और दीर्घावधि में फिर पूरे सीजन्स का लेते हैं। 3 प्रकार के देखे थे कल पूर्वानुमान। इन तीनों में क्या करेगा, हेल्प करेगा, और चरम घटनाओं का अनुकरण कर सकता है। मतलब एक्सट्रीम कोई कंडीशन इवेंट होती है उसको भी यह क्या कर लेता है, कंसिडर कर लेता है। एस्टिमुलेट एक्सट्रीम इवेंट्स, मतलब अचानक से लानीना आ गया, अचानक से एल नीनो आ गया, ये सब एक्सट्रीम इवेंट्स कहलाती है। कुछ आ रहा है समझ में? चलिए, और इसकी लिमिटेशंस है फिर वही अत्यधिक कंप्यूटेशनल क्षमता की आवश्यकता होती है। मतलब हर कोई नहीं कर सकता है। जिसको गणित नहीं आती होगी, जिसको फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पता होगा, वो कंप्यूटेशन कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो वहाँ पे भी स्पेशलिस्ट साइंटिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी पूर्वानुमान के लिए, तो उनको रखा जाता है। प्रारंभिक स्थितियों पर अत्यधिक निर्भर अराजकता सिद्धांत, चॉस थ्योरी। प्रारंभिक स्थिति का मतलब है कि पहले कैसे क्या हुआ था, रिग्रेशन मॉडल। अरे तो मैंने कहा ना कि रिग्रेशन कभी कभी क्या होता है, गलत भी हो जाता है। पूरा अनुमान लगा के गए, ऐसे ऐसा पैटर्न 4-5 साल का एनालिसिस करके गए, अचानक से पेपर 5 साल में से कोई भी मैच नहीं कर रहे, कुछ नया पैटर्न बना दिया। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी उसी पे हम लोग डिपेंडेंट है, सेंसिटिव टू इनिशियल कंडीशंस, की शुरुआती कंडीशंस कैसी है उसको लेकर के ही प्रेडिक्शन किया जाता है। तो कभी कभी हो सकता है कि पूर्वानुमान क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा फेल हो जाए। तो हो जाता है कभी कभी ऐसा। अब तो कम होता है, मैंने कहा, क्योंकि हमारे पास डेटा ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ आ रहे हैं। नहीं तो पहले तो हमेशा हम जब दिल्ली में था, मैं तो हमेशा मान के चलते थे कि आज बोले कि बारिश होगी, तो बोले बेटा आज तो बिल्कुल बारिश नहीं होने वाली, लिख के ले लो। और उस दिन नहीं होती थी बारिश। जिस दिन लिखा रहता था मौसम साफ और सुथरा रहेगा, उस दिन जरूर बारिश हो जाती थी। ठीक है, आज से 20 साल पहले। अब थोड़ा सा सुधार हुआ है। तो समय के साथ त्रुटियाँ बढ़ सकती है, उच्च गुणवत्ता डेटा की आवश्यकता पड़ती है। तो ये कुछ लिमिटेशंस है, तो वो तो हमेशा रहेंगी। तो पूर्वानुमान महत्व क्या हो, क्योंकि पूर्वानुमान सटीकता बढ़ते जा रही है, क्योंकि हमारे पास डायनामिक मॉडल्स के कारण से आगमन, तीव्रता, वितरण, ब्रेक का पूर्वानुमान लगाने में मदद करते हैं। मतलब ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ हम लोग अब मानसून का पूर्वानुमान इस डायनामिक मॉडल के थ्रू लगा पा रहे। पहले स्टैटिस्टिक्स मॉडल था, सांख्यिकी मॉडल था, अभी डायनामिक आ गया। इसमें फिर दोनों को कपल किया गया। तो गतिशील भारत में सटीकता में महत्वपूर्ण सुधार, ठीक है, लिमिटेशंस में, ठीक है, समय के साथ त्रुटियां बढ़ सकती है। मतलब आपका डेटा वेटा एनालिसिस या डेटा वेटा जो है चीज़ें, हालांकि ये उस कंडीशन में देखें एआई वगैरह के संदर्भ में देखेंगे तो कम होना चाहिए, समय के साथ त्रुटियां घट सकती लिखना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे अत्यधिक कंप्यूटेशनल क्षमता की आवश्यकता है, एरर्स कैन ग्रो ओवर टाइम, क्योंकि अलग अलग बहुत सारे डेटा, मतलब जो अलग अलग जब अध्ययन होंगे ना, होता क्या है कि ज्योग्राफी में कुछ नई नई चीज़ें पता चलते जाती है, तो उसके बारे में अभी पता नहीं है, तो उस सेंस में लिखा होगा। यदि उसको उल्टा भी लिख सकते हो, अब इसको चेंज करना है तो समय के साथ त्रुटियाँ बढ़ सकती है, ये इस सेंस में लिखा होगा कि समय के साथ ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इन सब का भी इम्पैक्ट क्या हो रहा है, मानसून पे पड़ रहा है। तो जो पुराने डेटास के बेस पर हम लोग एनालिसिस करते थे, और ग्लोबल, उस समय तो ग्लोबल वार्मिंग था नहीं, क्लाइमेट चेंज था नहीं, और बहुत सारी चीज़ चेंज हो रही है। अब क्या है, जो ओशन का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे, तो उनका इम्पैक्ट तो पहले था नहीं, तो इसके कारण से उस सेंस में इसने लिखा होगा। तो यहाँ पे कारण लिख सकते हैं, या तो कारण दे देना कि वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ग्लेशियर्स मेल्टिंग, तो ये क्लाइमेट में क्या देखा जा रहा है, वेदर कंडीशंस में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस देखा जा रहा है, इसलिए त्रुटियाँ बढ़ने की संभावना तो उस सेंस में है ना। बाकी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है हमारे पास, तो एनालिसिस करने में त्रुटियाँ नहीं बढ़ेंगी, वो आपका कम होते जाएगा। जैसे मैंने कहा ना कि यूरेशियाई क्षेत्र में हद से ज़्यादा बर्फबारी हो रही है, हद से ज़्यादा क्या हो रही है, बर्फबारी हो रही है। कहाँ पर, यूरेशियाई क्षेत्र में। पिछले 2-4-5 सालों में यदि आप लोग न्यूज़ वगैरह देखते होंगे तो पूरा बहुत ज़्यादा ढक जा रहा है रसिया उसिया क्षेत्र। अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा विंड और स्नोफॉल हो रहा है आपके कई क्षेत्रों में, आपका जो देखा गया। तो ये चेंजेस आ रहे हैं, और इसका एनालिसिस अभी पुराने मॉडल के आधार पर कर रहे हैं हम लोग, तो वो कंसिडर नहीं हो पा रहा है। तो इस कारण से भविष्य में त्रुटियां बढ़ने की संभावना, तो यहाँ पर लिख लेना, कारण आगे लिख सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ग्लेशियर्स मेल्टिंग, इन सब के कारण से अनसर्टेनिटी क्या हो रही है आपकी, जो है बढ़ते जा रही है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये आलोचना की गई है। तो ये पूर्वानुमान में महत्व है, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो पूर्वानुमान क्या हुआ है हमारा, ज़्यादा एक्यूरेट हुआ है पहले की तुलना में। मैंने कहा ना 20 साल पहले की तुलना में अभी देखेंगे तो लगभग ठीक ठाक रहता है। गर्मी पड़ेगी तो गर्मी पड़ती है, और बारिश होने की संभावना बताया तो होने की संभावना
रहती है ना। आज बोला तो भले आज नहीं होगी, 1-2 दिन बाद होगी, लेकिन होती ज़रूर है। तो इस तरीके से एक्यूरेसी बढ़ी है। तो आपका हाल में डेवलपमेंट फिर से क्या हुआ है, भारत के मानसून मिशन, मैंने माना भारत में मानसून मिशन जो चल रहा है उसमें गतिशील मॉडलिंग क्षमता को बढ़ाया गया है। उच्च रिजोल्यूशन मॉडल और डेटा एसिमिलेशन तकनीकों का पूर्वानुमान में बेहतर उपयोग हुआ है, राइट। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ ही रहा है आपके जो, तो एआई का ज़माना है, तो एआई के कारण से और बढ़ेगा आपका, है ना। लेकिन एआई खतरनाक भी, आज कहीं पे देख रहा था मैं, एक एआई डेवलप हुआ है क्लाउड, ठीक है, मेथड या क्लाउड मेथो करके, यदि वो किसी भी मोबाइल में आ गया तो पूरा तुम्हारा डेटा, पैसा वैसा सब निकाल लेगा वो, ठीक है। एक अमेरिका की एंथ्रोपिक कंपनी ने डेवलप किया हुआ है, और वो इस तरीके का एआई है कि आपके 1 भी रुपये नहीं छोड़ेगा यदि धोखे से आपके फ़ोन के अंदर आ गया तो ये इस तरीके से खतरनाक भी एआई होने वाला है आने वाले समय में। हैकर्स लोग उसका यूज कर लिए तो गए, तुम्हारा बैंक बैलेंस 2 मिनट में खाली हो जाएगा। तो ये आने वाले समय के लिए एआई, हो सकता है कि एआई इस पृथ्वी के नष्ट होने में, पृथ्वी को नष्ट करने में एक कारण भी बन जाए, मानव जनित कारण। इसके पहले जो सभ्यताएं, मैंने कहा ना, इसके पहले जो सभ्यताएं खत्म हुई वो प्राकृतिक कारणों से, सिंधु घाटी हो चाहे मेसोपोटामिया हो चाहे यूनानी सभ्यता हो, मानवीय कारणों से कमी हुई है, ठीक है। लेकिन ये जो सभ्यता खत्म होगी वो मानवीय कारणों से ही होगी, कि हम ही लोग अपने दिमाग का यूज करके ऐसा कुछ डेवलप, परमाणु बम बना ही चुके। मैंने कहा ना, परमाणु बम का यूज हुआ तो कोई थोड़ा देर पहले मरेगा, कोई थोड़ी देर बाद मरेगा। अब जो बच गए वो या तो जिंदा रहेंगे तो भी तड़पते रहेंगे, कई सालों तक अपंग बच्चे पैदा होंगे, जैसे जापान में हुआ है आपका MIC गैस रिज, भोपाल में हुआ आपका, आज भी जो है कुछ ना कुछ अपंग बच्चे पैदा होते। जापान में अभी भी 45 में हुआ था, लेकिन 75, लगभग 50-75 साल हो गए तो भी देखी जाती है। आई ना बस समझ में। और फिर एआई जैसे खतरनाक टूल्स आ गए। अब एआई क्या करेगा, एआई के द्वारा युद्ध, एआई के हथियार बनेंगे अब। तो एआई के द्वारा अगला युद्ध जो होगा वह, जैसे हम उस दिन करंट अफेयर में पढ़े थे हम लोग, सूचना चौथा पहलू, पहले हमारे पास एयर, नभ और वायु, एयर, वाटर एंड लैंड था, आर्मी थी। अब हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आर्मी, सूचना युद्ध। एआई बैठे बैठे पूरा अमेरिका के पूरा सिस्टम है उसको हैक कर सकता है ना। इंडिया में ऐसा हो चुका है, PMO वगैरह बीच न्यूज में नहीं आते, अंदर दबा देते हैं लोग। PMO वगैरह का पूरा बीच में कुछ चाइना वैना की कंपनी के द्वारा हैक कर दिया गया, ऐसा कुछ न्यूज में आया था ना, मतलब ऐसे निकाला गया, एग्जैक्ट एक्यूरेसी नहीं पता, गवर्नमेंट तो रिलीज करती नहीं है। तो आने वाले समय में युद्ध इस तरीके से होंगे कि अचानक से पता चला इंटरनेट बंद, सब बंद, सैटेलाइट बंद, सब सैटेलाइट को हैक कर लेंगे, सीधी सी बात है। तो जो आ रहा है सब कुछ सिस्टम बंद, तो आपका पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, बैंकिंग सिस्टम खत्म, जो भी हमारा आपका पावर प्लांट सिस्टम खत्म, सब सिस्टम खत्म। तो कुछ देर के लिए, पूरा का पूरा कुछ समय के लिए हमारा सब खत्म, ऑनलाइन कुछ भी नहीं आएगा तुम्हारा, ना पैसा आएगा ना जाएगा, ना गैस आएगी ना जाएगी, ना पानी की सप्लाई वगैरह, सब कुछ आजकल क्या है, टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है आपका जो। तो आने वाला समय अच्छा भी है और चैलेंजिंग भी है, डिपेंड करता है कि हम, अब खुरापाती लोग भी तो है ना दुनिया में। अब जो एआई है अच्छे काम के लिए भी यूज हो सकता है, और उस खुरापाती लोगों के हाथ में चला गया तो बेकार के लिए भी हो सकता है, तो और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा, उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो गतिशील मॉडल मानसून पूर्वानुमान का सबसे उन्नत तरीका प्रस्तुत करते हैं। तो ये कंक्लूजन है, बेहतर सटीकता, वैज्ञानिक आधार के कारण ये सांख्यिकी मॉडलों का स्थान ले रहे हैं। तो ये हो गया। फिर IMD ने गतिशील मॉडल डेवलप किया हुआ है, तो इसके बारे में कभी क्वेश्चन आ जाए कि IMD के द्वारा जो गतिशील मॉडल यूज किया जाता है उसमें क्या क्या है, जिसको फिर से मैंने लिया हुआ है। गतिशील मॉडल भारतीय मानसून के पूर्वानुमान के लिए भौतिक सिद्धांतों पर आधारित है, आधुनिक संख्यात्मक तकनीक है। तो ये वर्तमान में फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल थ्योरीज पर आधारित है। भारत के सांख्यिकी मॉडल से उन्नत संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान प्रणाली की ओर संक्रमण का हिस्सा है। मतलब जो पहले हम लोग केवल सांख्यिकी मॉडल यूज करते थे, स्टैटिस्टिकल मॉडल यूज करते थे, उसके कंपैरिजन में ये बेटर है। तो ट्रांजिशन हो गया आपका, जो ट्रांजिशन मतलब हम नए की ओर बढ़ रहे हैं, तो इसको भी यूज करेंगे, सांख्यिकी को भी साथ में। उद्देश्य क्या है, वास्तविक समय के वायुमंडलीय महासागरीय प्रक्रियाओं का अनुकरण करके मानसून पूर्वानुमान की सटीकता बढ़ाना। आपका रियल टाइम बोलते हैं आज की डेट में, ये वाला रियल टाइम एटमॉस्फेरिक। आज की डेट में थोड़ा बताता है ना कि इतने इतने बजे इतना टेम्परेचर होगा, आज दिन का इतना होगा, रात का इतना होगा, तो ये कहीं ना कहीं क्या हो गया,
हालांकि अभी भी रियल टाइम का नहीं है, रियल टाइम का मतलब अभी 12 बजे टेम्परेचर कितना होगा, इतनी तक एक्यूरेसी जिस दिन आ जाएगी उसको बोलेंगे कि रियल टाइम, है ना, टाइम टू टाइम। अभी तो हम लोग दिन भर का अनुमान लगाते हैं कि आज का मौसम में तापमान कैसा रहेगा, ह्यूमिडिटी कैसी रहेगी, तो और ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी रियल टाइम एटमॉस्फेरिक एंड ओशनिक प्रोसेस के कंटेक्स्ट में। तो इसमें फिर से कौन कौन से डायनामिक मॉडल्स में कौन कौन से थ्योरीज यूज किए जाते हैं, तो फिर से आपका द्रव गति की, फ्लूइड डायनामिक्स, एयर मूवमेंट्स, थर्मोडायनामिक्स, आपका जो है विकिरणीय स्थानांतरण। कहाँ पे कॉल आ रहा है, कहाँ पे किसने कौन कॉल कर रहा है भाई, व्हाट्सएप पर आया समझ में। तो ये कुछ सिद्धांत यूज किए जा रहे हैं, विकिरणीय स्थानांतरण, ऊर्जा संतुलन के लिए, नमी गति की, मॉइस्चर डायनामिक्स, तो ये अलग अलग थ्योरीज यूज किए जा रहे हैं जो फिजिक्स से रिलेटेड है, तो इनको यूज किया जा रहा है नए तरीके से, तो डेफिनेटली ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी। और इसी का यूज करके हम लोग प्रमुख मॉडल में फिर से आएगा मानसून मिशन युग्मित पूर्वानुमान प्रणाली, तो ये IMD के द्वारा जो है ये इस मॉडल का वर्तमान में यूज किया जा रहा है। जैसी आ रही है समझ में कि मानसून के लिए CFS का यूज किया जा रहा है वर्तमान में, और ये डेवलप किसने किया, आपका 2 लोगों ने मिलकर किया हुआ है। इसमें फिर से वही है, वैश्विक मॉडल अनुकूलित करके मानसून मिशन के तहत विकसित किया गया है युग्मित महासागर वायुमंडलीय मॉडल। इसमें हम लोग महासागर को भी ध्यान में रख रहे हैं और आपका वायुमंडल दोनों को रख रहे हैं। और वर्ल्ड के मॉडलों को हमने क्या किया हुआ है, वर्ल्ड के मॉडल्स का स्टडी किया, उनकी जो चीज़ें थी अच्छी वाली उनको भी ले करके यहाँ पे जोड़ा गया है। आ रही बात समझ में। कैसे कार्य करता है यह मॉडल, पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों को फिर से वही 3 आयामी ग्रिड में डिवाइड करता है। इनिशियल डेटा ये सब फिर से चीज़ें वही लेता है, प्रारंभिक डेटा वगैरह सब लेता है, वही जो पीछे पड़े थे वही वाली चीज़ें हैं। सुपर कंप्यूटर का यूज करता है और इस तरीके से आगमन, वर्षा का वितरण आदि को क्या करता है, बताता है। डेटा इनपुट कहाँ से मिलता है, तो आज की डेट में मैंने कहा ना डेटा हमारे को मुख्य कहाँ मिला, सैटेलाइट से मिल रहा है कि नहीं। एक आपका ये नया वर्ड है एआरजीओ फ्लोट्स, तो ये महासागरों का तापमान, महासागरों का लवणता, ये गहराई, तो ये फ्लोट का मतलब है कोई इंस्ट्रूमेंट है जो महासागर के ऊपर तैरते रहता है, वो महासागर के टेम्परेचर को क्या करता है, मेजर करता है, सैटेलाइट को भेजता है और फिर अदर सेंटर्स में आपको क्या होता है, उसको सप्लाई होती है। ये गहराई में भी जाता है, 1000-2000 मीटर गहरा भी जाता है, वहाँ के डेटा को कलेक्ट करता है कि टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर कैसा है, लवणता, सैलिनिटी कैसी है, और इस तरीके से वो क्या करता है, ओसनिक डेटा को क्या करता है, आपका जो प्रोवाइड करता है, कहने का मतलब। तो ये महासागरी, है ना, बुआ लिखा हुआ है, ये BUYO है ठीक है। तो बायंसी का मतलब होता है उत्प्लावन, बायंसी फोर्स बोलते हैं ना हम लोग, जो है उत्प्लावन बल या प्लवनशीलता का बल बोलते हैं हिंदी में। तो तैरने से संबंधित है, बायो का मतलब हो गया तैरना। तो ARGO का फॉर्म ये है, एरे फॉर रियल टाइम जियोस्ट्रॉपिक ओशनोग्राफी, एरे फॉर रियल टाइम जियोस्ट्रॉपिक ओशनोग्राफी। और ये एक इंस्ट्रूमेंट है, एक उपकरण है, ये क्या है आपका, जो है एक रोबोटिक उपकरण है। ARGO फ्लोट्स क्या है आपका, वो रोबोटिक उपकरण है जो महासागरों में ऊर्ध्वाधर दिशा, मतलब नीचे की ओर चलता है, वर्टिकल चलता है, और जा करके फिर समय समय पे गहराई में जाता है, सतह पर आकर डेटा एकत्र करता है और क्या करता है, सैटेलाइट को भेजते रहता है। तो इस तरीके से ओसनिक टेम्परेचर, ओसनिक सैलिनिटी, ओसनिक प्रेशर, इन सब का मेजरमेंट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। फिर अलग अलग मौसम केंद्र है ना, अलग अलग, है ना, छत्तीसगढ़ में तो छत्तीसगढ़ में एक मौसम केंद्र होगा, यहाँ के डेटा को कलेक्ट कर रहा होगा, यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का प्रेशर, यहाँ का वाटर ह्यूमिडिटी, अलग अलग रीजनल सेंटर्स होते हैं, स्थापित किए गए होंगे कई सारे क्षेत्रों में, अलग अलग पूरे भारत भर में फैले होंगे। तो उनके द्वारा डेटा लेगा आपका जो, ताकि अनुमान लगा सके, है ना। इवन वर्ल्ड लेवल पे भी होता है, अलग अलग सेंटर, जापान है तो ईस्टर्न अलग से उधर जापान के सेंटर्स होंगे, इधर आपके नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्थ अमेरिका के सेंटर्स होंगे, तो अलग अलग सेंटर्स से भी डेटा कलेक्ट करता है। और फिर रेडार है हमारे पास, रेडार के माध्यम से भी कुछ चीज़ें क्या होती है आपकी, रेडार के द्वारा हम लोग विंड स्पीड, विंड वगैरह के बारे में, आपका विंड वेन कहते हैं, विंड पवन की गति को नापने वाले इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है विंड वेन।
विंड वेन होता है आपका जो पवनों की गति को मापते हैं। आया समझ में? तो इस तरीके से रेडार सिस्टम का भी यूज करते हैं हम लोग। तो ये नए आपके क्या होगा, डेटा इनपुट्स हो गए, जहाँ से हमें डेटा मिलता है। जितना अच्छा डेटा रहेगा उतना ही एक्यूरेसी क्या होगी, ज़्यादा होगी, सीधी सी बात है। तो इस कारण से, और बाकी फिर उसका एनालिसिस करने के लिए हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स है, तो इस कारण से एनालिसिस क्या हो जाता है, अच्छे से हो जाता है। इसका भी वही है, वास्तविक समय के वायुमंडलीय परिवर्तनों को पकड़ता है, महासागर वायुमंडलीय अंतःक्रिया को शामिल करता है, चरम घटनाओं का बेहतर पूर्वानुमान करता है, और इस तरीके से मौसम पूर्वानुमान में सुधार हुआ है। ये इसके लाभ हो गए। सेम पॉइंट से लगभग आ रही बात समझ में। और हानि क्या है, तो उच्च कंप्यूटेशन लागत, फिर वही इसकी लागत ज़्यादा होती है क्योंकि बहुत सारा डेटा चाहिए, वो चाहिए, फिर उसका कंप्यूटेशन करना पड़ता है। ये भी प्रारंभिक स्थितियों के ऊपर निर्भर कि मतलब पहले डेटा तो मिल गया लेकिन बीच में चेंज हो रहा है, तो जैसे हमने आज का तो पूर्वानुमान कर लिया, लेकिन पूर्वानुमान किया आज के 2 दिन पहले या 15 दिन पहले, लेकिन 15 दिन बाद जो चेंज हुआ उसको कंसिडर कर रहे हैं क्या? ये नहीं कर रहे है ना। जैसे मानसून का पूर्वानुमान भारत में जो है घोषणा कर दी जाती है, अभी मई में कर दी जाएगी, या अभी भी अनुमान लगा के कर दिया जाएगा, अप्रैल मई के महीने में कर देते हैं कि मानसून इस साल कैसे कैसे रहेगा। मानसून कब आएगा? जून में। लेकिन 2 महीने में जो चेंज होगा, 2 महीने में टेम्परेचर, प्रेशर, कुछ चीज़ें चेंज हो गई मान लेते हैं, क्योंकि वो तो प्रकृति का हिस्सा है, तो वो कंसिडर कर पाएंगे क्या? उस पूर्वानुमान में कंसिडरेशन अभी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा गलत होने की संभावना हमेशा, इसलिए बीच में फिर समय समय पे संशोधन भी करता है ना। बीच में समय समय पे आपका वेदर फोरकास्टिंग में क्या होती है, चेंजेस भी होते रहते हैं, क्योंकि वो समय के साथ जो चेंज हो रही है उसको भी वो लोग आगे कंसिडर करते हुए फिर सुधार करते हैं। तो लगातार डेटा सिमुलेशन की आवश्यकता होता है, कंटिन्यूसली डेटा मिलते रहना चाहिए। समय के साथ त्रुटियाँ, फिर यहाँ पे वही लिखा हुआ है, बढ़ सकती है, कारण कि बहुत सारे फैक्टर्स है जो मानसून को क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, जिसके बारे में हमें भी पता भी नहीं है कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव कैसे पड़ रहा है, ओशनिक सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ रहा है उसका एग्जैक्टली क्या प्रभाव पड़ेगा, स्नोफॉल कहीं पे बढ़ रहा है उसका क्या एग्जैक्ट प्रभाव पड़ेगा, जेट स्ट्रीम की स्थिति में क्या चेंज हो रहा है उसका एग्जैक्ट क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एग्जैक्टली अभी देखेंगे तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो मानसून को प्रभावित करती है, और उसके बारे में एग्जैक्टली सही अनुमान लगाना क्या होता है, संभव नहीं है। तो इस कारण से इन फ्यूचर त्रुटियां बढ़ भी सकती है, क्योंकि वर्तमान में कई सारे चेंजेस ह्यूमन बींग्स नेचर के कारण से हो रहा है। क्वेश्चन आया था आपका जीएस में, ऑप्शनल में था नहीं पता, क्वेश्चन आया हुआ है कि मानसून पर ह्यूमन जो एक्टिविटीज़ है उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये क्वेश्चन कहीं पे देखा था मैंने, ऑप्शनल में था या जीएस में था, नहीं याद है मुझे, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मानसून पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ का क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? ह्यूमन एक्टिविटीज़ का, तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ में क्या आएगा, हम लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधे काट रहे हैं, मॉइस्चर कम होते जा रहा है, सीधी सी बात है, पेड़ पौधे मॉइस्चर भी मेंटेन करते हैं ना एटमॉस्फेयर में। फिर कंक्रीट स्ट्रक्चर बढ़ रहा है, तो लैंड का टेम्परेचर क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि लैंड आपका जो है कंक्रीट स्ट्रक्चर निरंतर बढ़ते जा रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बढ़ते जा रही है, और फिर ग्लोबल वार्मिंग के ग्लेशियर्स पिघल रहे, सी टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये सब क्या हो रहा है, आपके चेंजेस हो रहे हैं। तो उसके कारण से डेफिनेटली मानसून कहीं ना कहीं क्या होगा, आपका प्रभावित होगा। कैसे होगा एग्जैक्ट कहना मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं देखेंगे तो टेम्परेचर डिफरेंस कम हो रहा है, क्योंकि महासागरों का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। आई ना बस समझ में, कहीं पे आपका बर्फबारी ज़्यादा हो रही, कहीं पे कम हो रही है। इस बार मार्च तक में बर्फबारी हुई कहाँ पर, आपका जम्मू कश्मीर हिमाचल क्षेत्रों में, ये सब चेंजेस आ रहे हैं। तो इस कारण से कहीं ना कहीं जो है मानसून की जो अनसर्टेनिटी और क्या होगी आपकी, बढ़ते जाएगी, इम्पैक्ट करेंगे। तो इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करना था। आई ना बात समझ में। तो कुछ चीज़ें वहाँ पे सोच करके भी लिखनी है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ में क्या क्या कर रहे हो तुम लोग, और ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है आपका जो है, तो इसके कारण से कहीं ना कहीं मानसून ज़्यादा अनसर्टेन होते जाएगा। मानसून क्या होगा आपका जो ज़्यादा अनसर्टेन होते जाएगा। आया समझ में? ये सब थोड़ा सा याद रखना है। तो ये हो गया आपका एआई लर्निंग आ रहा है, तो कुछ एकीकरण भी होगा, फायदा भी होगा। तो फिर से भाई वैज्ञानिक मानसून पूर्वानुमान की प्रगति को दर्शाता है, कृषि योजना आपदा प्रबंधन आर्थिक नीति के लिए महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष वही है, आपका जो है समय के साथ और बदलाव होते जाएगा, और बदलाव हो रहा है। तो आज के लिए इतना। ये अच्छा एक बचा अच्छा हमारे पास, अभी क्या पढ़ रहे थे हम, डायनामिक मॉडल था, ठीक है। अब CFS के बारे में अलग वही चीज़ें लगभग इसमें भी,
ये महासागरीय वायुमंडलीय घटनाएं हो गई। विकास किसने किया था, तो इंडियन डेवलपमेंट में इसमें एक चीज़ और आ गई थी, CFS मॉडल भी वही है, इसमें IMD तो है ही है, साथ ही साथ एक और जुड़ गया था पुणे में सेंटर है, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजिकल पुणे, इन दोनों ने डिस्कस किया। भाई नया मॉडल ये वाला है CFS वाला, ये मॉनसून मिशन युग्मित पूर्वानुमान प्रणाली, उसी को फिर मॉडिफाई करके एक ये वाला मॉडल आया हुआ है आपका, जो ज़्यादा उन्नत है, ज़्यादा उन्नत गतिशील मॉडल है, ज़्यादा इनरिच्ड एडवांस्ड डायनामिक मॉडल है। तो ये वाला भी नाम के साथ आ सकता है, मानसून मिशन युग्मित पूर्वानुमान प्रणाली क्या है। और मानसून मिशन मेन आपका मानसून मिशन इसी को क्या करके लेके चल रही है, आपका जो कपल्ड फोरकास्ट CFS। तो ये ध्यान रखना CFS क्या है, किसने डेवलप किया, तो IMD है, और IMD के साथ एक संस्था और जुड़ गई, कौन सा वाला, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे, है ना, एक संस्था और जुड़ गई इसमें। जो है क्या, इसमें वायुमंडल, महासागर, स्थल, बर्फ, अभी तक हम लोग किस पे फोकस कर रहे थे, केवल वायुमंडल और महासागर पे था। अब इसमें लैंड और बर्फ, इन सब चीज़ों को भी क्या कर दिया गया, कपल्ड कर दिया गया, जोड़ दिया गया, इसलिए नाम ही है कपल्ड मॉडल, राइट। यह अंतःक्रिया मानसून पूर्वानुमान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये ज़्यादा और क्या होगा, प्रेसाइज होगा, एक्यूरेट होगा। ये भी 3 आयामी ग्रिड विभाजित करता है, वायुमंडल, महासागर शामिल होते हैं, प्रारंभिक डेटा उपग्रह, ये सबसे डेटा कलेक्ट करता है, वही चीज़ें 4 आ गए ना आपके यहाँ पे, मॉडल, महासागर, ये सब फिर से अंतःक्रिया को मापता है, वही चीज़ें हैं, सुपर कंप्यूटर की सहायता से तैयार किए जाते हैं, ठीक है। मुख्य घटक इसमें एटमॉस्फेरिक आ गए, एटमॉस्फेयर की चीज़ों को लेकर के चल रहे, ठीक है, ओशनिक चीज़ों को लेकर के चल रहे, ठीक। SST मतलब सी सरफेस टेम्परेचर, बचपन में SST पढ़ते थे, वो नहीं, सोशल साइंस, ठीक है। SST महासागरीय धारा, ओशनिक करेंट्स, और जो हीट कंटेंट है उसको लेकर के चलता है। ह्यूमन कपलिंग का मतलब यहाँ पर है कि महासागर और वायुमंडल के बीच किस प्रकार से क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, किसका, आपका जो मॉइस्चर का, मोमेंटम, ओशियंस एंड एटमॉस्फेयर का, तो उसको भी लेकर के चल रहा है। तो 3 इसके मुख्य घटक हो गए। और फिर से वही, तो इस तरीके से इन सब के द्वारा जो है मानसून का पूर्वानुमान और ज़्यादा क्या होगा, थोड़ा सा अच्छा होते जाएगा। तो ये बेहतर मौसमी पूर्वानुमान हो पाता है, चरम घटनाओं में भी सुधार हुआ है। तो इस तरीके से मानसून के पूर्वानुमान में ये फिर से वही आपका, तो इस तरीके से मानसून पूर्वानुमान में समय के साथ हमारा क्या हुआ है, वृद्धि हुई है। और मानसून मिशन मैंने कहा भारत सरकार द्वारा गतिशील मॉडलों के माध्यम से, ये कभी क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज़ द मानसून मिशन करके भी क्वेश्चन अलग से बना सकता है, समझ गए ना। तो व्हाट इज़ द मानसून मिशन शायद पूछा भी है, मेरे पता नहीं, मेरे को लगता है कि अब मैं तो इधर उधर पढ़ते रहता हूँ ना, तो मुझे लग रहा है कि ये भी क्वेश्चन कहीं देखा था कि मानसून मिशन को एक्सप्लेन कीजिए, मानसून मिशन से आप क्या समझते हैं, कहीं पे क्वेश्चन मैंने देखा हुआ, सुना हुआ लग रहा है, तो हो सकता है आया भी हो। तो आया नहीं आया तुम लोग देख लेना जा करके। तो मानसून मिशन आएगा तो समझ में आ गया क्या लिखना है, तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी मानसून मिशन में। फाइनली कंक्लूजन है, CFS मॉडल वर्तमान में यदि कहेंगे तो कौन सा मॉडल चल रहा है, CFS मॉडल। सबको कंबाइन कपल्ड कर दिया, स्टैटिस्टिक्स भी आ गया, डायनामिक भी आ गया, और उन सबको मिला के हमने क्या कर दिया, कपल्ड कर दिया, जोड़ दिया, कंबाइन हो गया आपका जो है। तो ये आपका आज की सभा यहाँ पर समाप्त होती है। तो ये हो गया मानसून, मैंने मानसून बहुत पढ़ा दिया है ना, इतना पढ़ा दिया कि उससे बाहर समझ गए तो क्वेश्चंस नहीं आएंगे तो फिर दिमाग लगा के उसी में से आंसर निकालना होगा। और कुछ नई चीज़ें होती है तो फिर मैंने फिर से कहा करंट अफेयर, वो तो आपका आगे है, ये चल ही रहा है। और करंट अफेयर भी जब रात को पढ़ा तो उस समय देख लोगे तो आगे के लिए बाद कभी नहीं आता ना, फिर बाद में देख लेंगे करके ये लोग छोड़ देते होंगे। और मुझे मालूम है कि बाद वाले अभी तक किसी ने ठीक से देखा नहीं होगा, क्योंकि बाद कभी आता ही नहीं है। तो एक रूटीन बना लो कि डेली जब शाम को ले रहा हूँ तो आधा एक डेढ़ घंटा रात का सोने से पहले करंट अफेयर के थ्रू कम से कम क्या क्या हुआ दिन भर में एक बार दिमाग में चला जाएगा। रात भर दिमाग में जो लास्ट में जो काम करो सोने से पहले वो रात भर दिमाग में चलते भी रहता है, समझ गए ना। अब बाकी कई लोग का फिर रात को इधर उधर बातें करने का एंगेजमेंट होगा तो नहीं पता, तो उसमें ब्रेक हो जाएगा तुम लोग का, क्योंकि अधिकांश फिर इस उम्र में लास्ट रात में जो है सोने से पहले फिर 1 घंटा 2 घंटा तक लगे रहते हैं,
फ़ोन की सुविधा में, फ़ोन के दुरुपयोग में लगे रहते हैं। थोड़ी देर बात कर लो ठीक है, लेकिन एक एक दो दो घंटा बात करने का कोई तुक बैठता नहीं है। आई ना बस समझ में, टाइम वेस्ट है और फिर वो दिमाग में चलते रहेंगे, पढ़ाई फिर सेकेंडरी हो जाती है। चलिए तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी मानसून ख़त्म है, एक दो दिन अभी नहीं रहेगी मेरी क्लास। अब फिर उसके बाद एक हिस्ट्री का नोट्स दे दूंगा, सोशल इश्यूज़ का नोट्स दे दूंगा, उसके बाद फिर हम लोग सोशल इश्यूज़ स्टार्ट करेंगे। तो 7 बजे सुबह 7 से 8 लूँगा, चलेगा सोशल इश्यूज़? मैं कहा तालसी होंगे जो नहीं उठ पाएंगे बोलेंगे। ठीक है ना, आ जाओगे? तुम तो ऐसी भी नहीं आते, तुम्हारा कंसिडर थोड़ी करूँगा मैं। तो सुबह 7 बजे क्यों नहीं आ पाओगे फिर? और ट्रेन पकड़नी हो तो 7 बजे की। हाँ, जल्दी सो लेना पढ़ाई करने के नाम से, तो 10 बजे के बाद फ्री हो जाओगे 10:30 बजे तक। ठीक है, ठीक है, देखते हैं कितने लोगों को प्रॉब्लम है 7 बजे वाले में। नहीं आ पाएंगे आप भी? मतलब 7 बजे का टाइम रहे तो 7:15 मान के चलो स्टार्ट होगा, 15 मिनट तो मार्जिन रहता ही है, तो 7:15 तक ही मान के चलो स्टार्टिंग टाइम। पहला बैच होता है सुबह का, तो स्टाफ आएगा खोलेगा, तो 7:15 ही मान के चलो, टाइमिंग 7 की रहेगी। और कितने लोगों को समस्या है भाई 7 वाले में? और कौन है निशाचर प्राणी? और कौन है निशाचर? नहीं है? चलिए तो हाँ, हाँ वो प्रीलिम्स में आया हुआ है, ठीक है। वो मैंने एल नीनो जब पढ़ाया था, वर्ल्ड में पढ़ाया था, उसमें बताया था। तो होता क्या है कि एल नीनो में हम लोग जनरली क्या होता है, ये वेस्टर्न पैसिफिक ये वाला रीजन और ईस्टर्न पैसिफिक ईस्ट वाले रीजन के टेम्परेचर को देखते हैं। नॉर्मल कंडीशन में इधर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इधर का क्या होता है, कम होता है। एल नीनो की कंडीशन में ये उल्टा हो जाता है, इधर का टेम्परेचर कम हो जाता है, इधर का क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये नॉर्मल एल नीनो हो गया, जिसको पेरू चिली कोस्ट और ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में डार्विन के उत्तर वाले पार्ट में हो गया। यही घटना जो है देखी गई है आपका मिडिल पैसिफिक में। मिडिल पैसिफिक का मतलब नॉर्थ पैसिफिक के इस भाग में, कि इधर का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इधर का कम हो जाता है, इधर का कम हो जाता है, इधर का बढ़ जाता है। तो उसको हम लोग एल नीनो मोडोकी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एल नीनो मोडोकी करके कहते हैं। तो ये जनरली सेंट्रल पैसिफिक के टेम्परेचर में इंक्रीमेंट को बताता है। सेंट्रल पैसिफिक, बीच वाले पैसिफिक के टेम्परेचर को क्या बताता है, इंक्रीमेंट को बताता है। तो ये घटना देखी गई बाद के दिनों में, तो उसका नया नाम दिया गया एल नीनो मोडोकी करके, ठीक है। तो वो एक अलग से टर्म्स था जो मैंने वर्ल्ड वाले में पढ़ाया था इन लोग को, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में ओशनोग्राफी पढ़ाया था, उसमें एल नीनो मोडोकी करके पढ़ाया था, याद आ रहा है तुम लोग को? ठीक है, तो इस तरीके से उसके कंटेक्स्ट में था, ठीक है ना। वो जी, और कोई? ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। एल नीनो तो 100% फिक्स्ड है, और ग्लोबल वार्मिंग का एग्जैक्ट इम्पैक्ट तो नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन के नेचर के हिसाब से 4 ऑप्शन से निकालने पड़ेंगे। फिर और क्या क्या ऑप्शन थे? ठीक है, तो सदर्न ऑस्किलेशन एल नीनो लानीना तो आएगा ही। मानसून को ये वीक करने के लिए एल नीनो होता है वैसे, है ना, लेकिन एक साथ दिया तो भी उसको देखना पड़ेगा कैसे क्वेश्चन का। और क्या? हाँ नहीं वो तो समझ गया मैं, लेकिन जो क्वेश्चन था एग्जैक्टली पूरा लेके आना, फिर देखेंगे उस सेंटेंस। ग्रुप में भेज देना, मैं देख लेता हूँ, ठीक है। और क्या क्या ऑप्शंस थे? यहाँ पे क्वेश्चन ही पूछा है कि मानसून को वीक करने में किसका रोल होता है।